गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब हम इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा कि हम आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे थे। पहला उद्देश्य मैंने आपको ये बताया कि आर्थिक विचारधारा को अपनाने के लिए नियोजन की बहुत आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम इसके बाकी अगले पॉइंट्स की बात करेंगे। दूसरा इसका जो उद्देश्य है वो ये है, अर्धविकसित राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिए भी ये प्रणाली बहुत ही आवश्यक होती है। अर्धविकसित राष्ट्र वो होते हैं जो अपने विकास के मानदंडों को एक निश्चित समय सीमा तक पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि हमने देखा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारे देश में नियोजन की जो प्रणाली थी वो बहुत ही मजबूत तरीके से काम करती थी। तब उस समय पर जो राष्ट्र थे वो अपने विकसित स्वरूप में धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार का हस्तक्षेप था वो बढ़ने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम अर्धविकसित राष्ट्रों को विकसित करना चाहते हैं तो हमें वहाँ पर नियोजन की आवश्यकता होगी। इसके बाद इसका जो तीसरा उद्देश्य था वो ये था कि स्वतंत्र उपक्रम एवं पूंजीवाद के दोषों को ख़त्म करने के लिए, ये जो पॉइंट है इसको आप इस तरीके से समझें कि स्वतंत्र उपक्रम और पूंजीवाद के दोषों को दूर करने के लिए नियोजन की आवश्यकता थी। पूंजीवाद के या स्वतंत्र उपक्रम की हम बात करें तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि यदि हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो भूमिका है वो बढ़ती जाती है तो उससे एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जो उद्योगपति हैं वो अपनी मनमर्जी करने लगते हैं, सरकार के नीति निर्धारण में अपना हस्तक्षेप करने लगते हैं, अपनी भूमिका को बढ़ा सकते हैं। तो धीरे धीरे देश में तानाशाह की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगती है। तो ये ना बढ़े, इसलिए सरकार आर्थिक नियोजन जैसे उद्देश्यों को रखती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? धन के असमान वितरण पर रोक लगेगी। हमारे देश में जो व्यापारिक उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि कभी महंगाई आ गई, कभी मुद्रास्फीति मंदी आ गई, इन पर रोक लगाई जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश में संसाधनों पर अगर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहेगा तो वो दोषपूर्ण है। सरकार की भूमिका उसमें अगर बढ़ेगी तो वो सही स्थिति कही जा सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे पाँचवें और छठे पॉइंट की। ये भी क्या कर रहे हैं? आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को बता रहे हैं। पाँचवा हमारा उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए। देखिए, आर्थिक नियोजन से क्या होता है? आर्थिक विकास की गति तीव्र होती है। कैसे? नियोजन का मतलब हम इस काम को करेंगे कैसे? हमारे देश में आने वाले समय में रोज़गार हम बढ़ाएंगे कैसे? तो सरकार उसी दिशा में काम करेगी। यानी कि हमारे देश के संसाधनों को इस तरीके से काम में लेगी कि हर क्षेत्र में रोज़गार बढ़े, और जब रोज़गार बढ़ेंगे तो हमारे देश में आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। अब आपको ये समझने वाली बात है कि केवल तीव्र आर्थिक विकास से काम नहीं चलता। जो विकास हो रहा है वो संतुलित भी होना चाहिए, जो कि इसका 6th पॉइंट है। संतुलित विकास क्या होता है? संतुलित विकास का मतलब ये होता है, देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं देश में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों में से यदि पहले क्षेत्र में विकास ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरे क्षेत्र के लिए संसाधन कम बचेंगे, दूसरे में हो जाएगा तो तीसरे के लिए कम बचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार हमारे शरीर को वृद्धि करने के लिए सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार देश के विकास के लिए तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास होना आवश्यक है। यानी कि अगर हम कृषि का विकास कर रहे हैं तो उद्योग भी विकसित करने हैं, और अगर उद्योग विकसित कर रहे हैं तो सेवा क्षेत्र भी विकसित करना है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है संतुलित विकास। जब हम अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्रों के लिए भी करें, वो होता है संतुलित विकास। अब हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन का जो 7वां पॉइंट है वो है पूंजी निर्माण में वृद्धि। पूंजी निर्माण क्या होता है? पूंजी निर्माण का मतलब होता है कि हमारे देश में जो निवेश है वो कितना किया जा रहा है, या हमारे देश में मशीनों से कितना और किस प्रकार का काम लिया जा रहा है। जैसे अभी हम ये देखें कि कोरोना के समय में हमारे देश में उन उपकरणों की आवश्यकता थी जिनसे मेडिसिन बनती हैं,
और उनकी कमी हमारे देश में हो रही थी। इससे जो उपचार है वो प्रभावित हो रहा था। तो हमने नियोजन में ये लक्ष्य रखा है कि हम हमारे देश में निवेश या मशीनों के निर्माण में वृद्धि करेंगे। इससे क्या होगा, विकास की दर अधिक होगी और विकास की दर बढ़ने से रोज़गार ज़्यादा मिलेंगे। रोज़गार ज़्यादा बढ़ने से लोगों के पास पैसा आएगा और राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। आर्थिक नियोजन का हमारा 8वां पॉइंट है, सार्वजनिक वित्त बढ़ेगा। सार्वजनिक वित्त क्या होता है? सार्वजनिक वित्त का मतलब है हमारे देश में सरकार के पास कितना पैसा है। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि जनता के पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो ही सरकार के पास पैसा ज़्यादा आएगा। क्योंकि मान लीजिए जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो तो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा, तो सरकार के पास पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या, टैक्स देने वाले व्यक्तियों की संख्या अगर कम है तो गवर्नमेंट के पास पैसा भी कम जाएगा। इसलिए सरकार क्या करती है, देश का विकास करती है, देश के ऊपर खर्च करती है। मान लीजिए सड़कों पर सरकार ने खर्च किया, मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए खर्च किया, तो उसमें नौकरियां भी तो निकल रही हैं। नौकरियां निकलेंगी तो लोग टैक्स भी पे करेंगे। तो कुल मिलाकर के सरकार के पास जो पैसा है वो ज़्यादा आएगा। उसे कहा जाता है सार्वजनिक वित्त। ठीक है, तो बच्चों हमने 7 या 8 पॉइंट आर्थिक नियोजन के उद्देश्य या आवश्यकता के पढ़े हैं। आपको इन 7 में से कोई 5 पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 6 to 7 मार्क्स का आता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है नीति आयोग। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। आपको पता होगा, पहले पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियो में। 1950 में जो योजना आयोग का गठन था, इतने वर्षों से काम वो कर रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रूपांतरित कर दिया नीति आयोग में। हम ये नहीं कह सकते कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम सरकार ने उसका पुनर्गठन किया। काम अलग तरीके से होंगे, काम होंगे वही, उद्देश्य सेम रहेंगे, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो और ज़्यादा सही या अच्छा हो सकता है। इसलिए नीति आयोग क्या है, योजना आयोग का परिवर्तित स्वरूप है। अब अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, नीति को इंग्लिश में NITI लिखें तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम क्या होगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या है ये, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जो कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। अब अगर हम बात करें कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन हुआ करता था, भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, वो भी भारत के प्रधानमंत्री ही होंगे। लेकिन इसके जो कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कि CEO, वो वर्तमान में कौन हैं, अमिताभ कांत। उसके अलावा इसके और भी अन्य सदस्य होते हैं जैसे कि विवेक देबराय। लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं वो मैंने आपको इस तरीके से नोट्स में दे रखे हैं। योजना आयोग और नीति आयोग का आप कंपेयर कर सकते हैं कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो इसी तरीके से नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होंगे, इसी तरीके से जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो भी कौन होंगे, प्रधानमंत्री ही होंगे। क्योंकि योजना आयोग हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नीति आयोग पर बात करते हैं। उपाध्यक्ष जो इसके होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं इनके पदेन सदस्य, यानी कि जिनको उस पद पर नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। फिर आते हैं इसके पूर्णकालिक सदस्य, जो परमानेंट सदस्य होते हैं इसके, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और केवल इसमें 2 ही सदस्य होते हैं। आवश्यकता के आधार पर उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं इनके विशेष आमंत्रित सदस्य, जो कि इनवाइट किए जाते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसके अंदर कार्य करते हैं। फिर आते हैं इसमें रीजनल काउंसिल,
रीजनल काउंसिल क्या होती है? जिसमें विशेष क्षेत्र और समय के लिए संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो नीति आयोग की संरचना है वो पूरी हो चुकी है। योजना आयोग की संरचना आपको नहीं करनी है, और संरचना पर आपका केवल 2 नंबर का जब क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से या तो पॉइंट्स लिखने हैं या आपको फ्लो चार्ट बना करके और करके आना है।